राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजन सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम वीडियो मॉक 3 के जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे उन सब के सॉल्यूशन को देखेंगे। मॉक नंबर 3 की बात करेंगे, जो वीडियो का हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा था उसमें आज की क्लास में हम टेस्ट नंबर 3 पे चर्चा करेंगे। और मैथ के टोटल 25 क्वेश्चन में हर एक टेस्ट में डाल रहा हूँ, तो उन 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास जो आए वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, तो आपको पढ़कर साफ साफ पता चल रहा है सर समय, दूरी और चाल का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर इनके सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है विपिन किसी यात्रा की 1/3 दूरी 30 किलोमीटर की चाल से और शेष दूरी 40 किलोमीटर की चाल से तय करता है। यदि उसने पूरी यात्रा में टोटल कितने घंटे का टाइम लिया सर? 12 घंटे का टाइम लिया। तो कुल यात्रा की दूरी क्या है आपको ये बतानी है। देखो सिंपल सी बात है, मुझे नहीं पता कि टोटल यात्रा की दूरी क्या है, मतलब टोटल दूरी क्या है मुझे नहीं पता। मैं मान लेता हूं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहां से यहां तक की टोटल दूरी कितनी है? x किलोमीटर है। आप कुछ भी मान सकते हो, 100 मान सकते हो, 200 मान सकते हो, 4, कुछ भी मानो, आंसर सबसे क्या रहेगा? सेम। मैं मान रहा हूं कि टोटल दूरी क्या है? x है। अब क्या कह रहा है सुनना। पहली बार कितनी दूरी तय की सर? 1/3। कितनी? 1/3। तो आप यही तो कहोगे सर शुरुआत में वह टोटल का 1/3 मतलब x/3 की दूरी तय कर रहा है। और सर उसकी चाल कितनी है सर शुरुआत में? तो सर इसकी चाल शुरुआत में कितनी है? 30 की है। क्लियर है? एक एक चीज समझा कर चल रहा हूं। फिर क्या कह रहा है? शेष जो दूरी बच गई, मुझे एक बात बताओ, टोटल x है, x में से तुमने x/3 की दूरी तय कर ली, तो शेष दूरी कितनी बचेगी? शेष दूरी कितनी बचेगी? तो बड़ा घटा के इसको बताओगे सर 2x/3 की दूरी बचेगी। तो आपने कहा सर जो बची हुई दूरी है वह कितनी है? 2x/3 है। और इसको कितने की चाल से तय कर रहा है? तो क्वेश्चन में कह रहा है सर 40 की चाल से तय कर रहा है। ठीक है, अब बताओ इस दूरी को इस चाल से तय करेगा तो कोई ना कोई समय लगेगा। बोलोगे जी सर, तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। तो आपने कहा सर दूरी तो मेरे पास x/3 है और चाल क्या है? 30 है। तो x/3 गुना कितना? 30। भाग में 30 आएगा ना। तो आपने कहा इनको सॉल्व करते ही ये वैल्यू क्या बना? x/90। यहां मैं अगर समय निकालूं तो मैंने कहा सर टोटल दूरी कितनी है? 2x/3। दूरी में चाल का भाग, चाल कितना है? 40, तो 40 का भाग लगाओगे। सर 2 से यह वैल्यू कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो आपने कहा सर यहां समय कितने का लग रहा है? x/60 घंटे का। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है कि इस पूरी दूरी में से 1/3 दूरी को तय करने में x/90 का टाइम लगा है और बाकी 2x/3 दूरी तय करने में x/60 का लगा है। और क्वेश्चन में कह रहा है दोनों ही दूरी मिलाकर कितने घंटे का टाइम ले रहा है? सर 12 घंटे का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ऐसा कह सकता हूं ना सर, पहली दूरी को तय करने में टाइम ये लगा, दूसरी दूरी को तय करने में टाइम ये लगा, और यह दोनों मिलाकर क्वेश्चन में 12 घंटे का टाइम दिया है। अब यहां से x का मान निकाल लेंगे, जो x का मान होगा वही मेरा क्या होगा? दूरी होगा। चलो सॉल्व कर लो। बताओ सॉल्व करना कैसे करोगे? तो सर इन दोनों को गुना कर लो, सिंपल, इन दोनों को गुना कर लो। आपने कहा सर 90 गुना कितना? 60। ठीक है, 60 से x में गुना करो 60x, 90 से x में गुना करो 90x। तो 90 और 60 जोड़ोगे तो आपने कहा सर 150x। और यह किसके बराबर चल रहा है सर? 12 के बराबर। एक लाइन और करेंगे, एक लाइन और क्या करेंगे सर? सर यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं कि 150x का मान कितना होगा? 12 गुना 90 गुना कितना? 60। अब इनको सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। मुझे बताओ सर एक जीरो से ये जीरो काट सकते हैं? 15 का पहाड़ा आता हो तो 15 चौका 60 होता है। तो यहां मेरे पास x बचेगा और यहां क्या बचेगा? तो आपने कहा सर 12 नमा 108, और 108 का अगर मैं 4 गुना कर दूंगा तो मैं क्या कहूंगा? 432। मतलब इनको गुना करने पर वैल्यू कितना आएगा? 432। और आपने दूरी क्या माना है? x किलोमीटर। तो x का मान कितना है? 432। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। हालांकि आप इसको कोई भी दूरी मानकर कर सकते थे, जरूरी नहीं आप x मानो। आप इसको 100 ले लो, 200 ले लो, 120 ले लो, 130 ले लो, जो आपकी इच्छा है उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है भाई, चलो अगले को देखो। एक एक क्वेश्चन डिटेल्स में आराम आराम से समझना है, हड़बड़ाने की कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी किसी चीज में नहीं है। अब ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एक वृत्त में दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, एक दूसरे को आंतरिक रूप से बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं।
आगे क्या कह रहा है, यदि ए बी का मान 16 है, पी बी का मान 6 है, पी डी का मान 12 है, तो पी सी का मान निकालना होगा। सर इसके लिए आपको एक थ्योरम पता होना चाहिए, और ये थ्योरम मैंने आपको पढ़ा रखा है कि सर ये वृत्त है, मान लो इसका केंद्र है कोई हो, और दो जीवा एक दूसरे को वृत्त के अंदर, मान लो ये जीवा ए बी है और ये जीवा सी डी है, एक दूसरे को मान लो पी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो आप क्या कहते हो, सर यहां से यहां, यहां से यहां, कहने का मतलब पी से सी और पी से डी का गुना बराबर होता है यहां से यहां, यहां से यहां, पी से ए और गुना पी से कहां तक, बी तक। ये थ्योरम मैंने पढ़ाया भी है और इसको साबित करके भी आपको बताया है, तो ये थ्योरम इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपको बता के चलूंगा क्या थ्योरम लगेगा, जिससे आपको क्लियर होते चलेगा कैसे सॉल्व करना है। अब देखो, मैंने कहा एक सर्कल ले लिया, इसके जीवा ले लो ए बी और सी डी, एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे काट रहे हैं, पी पे। सर ये ए बी ले लिया और ये क्या ले लिया, सी डी ले लिया। ठीक है, केंद्र इसका अलग होगा कुछ हो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सर ए बी की लंबाई, मतलब यहां से यहां तक वैल्यू कितना दिया है, 16 दिया है। गौर से देखना, सर यहां से यहां तक वैल्यू कितना दिया है, 16 दिया है, और साथ साथ में पीवी की लंबाई 6, यहां से यहां तक वैल्यू कितना दिया है, 6। यहां से यहां तक की वैल्यू 6 है, ये पूरा वैल्यू 16 है, तो इस वैल्यू को मैं 10 लिख सकता हूं, तभी तो 10 और 6 16 तो टोटल होगा ये भी। बोलोगे जी सर। आगे पीडी की बात करें तो पी से डी की लंबाई आपको 12 दी गई है, आपको पी से सी की लंबाई निकालनी है, तो आप यही तो कहोगे सर हमें क्या पता है थ्योरम, पी से ए तक की दूरी गुना पी से बी तक की दूरी बराबर पी से सी तक की दूरी गुना पी से डी तक की दूरी। अब सारा वैल्यू दिया है, वैल्यू पुट कर लेंगे और आंसर को निकाल लेंगे। देखो सर, पी से ए तक की दूरी कितनी है, 10 है, पी से बी तक की दूरी कितनी है, 6 है, पी से सी तक की दूरी निकालनी है, और पी से डी की दूरी कितनी है सर, 12 है। 6 से यह वैल्यू 2 बार कटेगा, 2 से यह वैल्यू 5 बार कटेगा, तो आप कहोगे सर पी से सी तक की दूरी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, सी में। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलो अगले को देखो। हर एक क्वेश्चन ज्योमेट्री में क्या होना चाहिए, थ्योरम आपको पता होना चाहिए। अब ये दशमलव और भिन्न वाले टॉपिक से आपका क्वेश्चन है, कह रहा 14 सही 4/9 प्लस 16 सही 5/27 प्लस 2 सही 5/54 को जोड़ना है। अरे भाई जब इनको जोड़ना है तो जोड़ने का तरीका क्या होता है ये भी सीख लो। सर 14 सही अगर 4/9 लिखा है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 14 प्लस 4/9। पहले लॉजिक समझो, कल होकर मान लो ए सही b/c लिखा है, तो आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है, a प्लस b/c। मतलब भिन्न वाले भाग को अलग कर दो, नॉर्मल संख्या अलग कर दो और दोनों के बीच प्लस का चिन्ह लगा दो। क्यों प्लस का चिन्ह, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। मान लो कल होकर माइनस में होता, ऐसा होता 12 सही 1/2 और इसके आगे माइनस लग रहा होता, तो आप कहते 12 को अलग करो, 1/2 को अलग करो और दोनों के आगे माइनस लगा दो। तो ये रूल आपको पता होगा तो क्वेश्चन आसानी से होगा। अब चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रूल के अनुसार सर अगर ये 14 सही 4/9 है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 14 अलग और प्लस का 4/9 अलग, फिर प्लस। सर 16 सही 5/27 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 16 अलग 5/27 अलग, प्लस इस 2 सही 5/54 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 अलग और 5/54 अलग। बोलो हाँ या ना। यहां तक की कहानी पहले क्या होनी चाहिए, क्लियर, तभी आगे काम बनेगा। अब आगे देखो, अब नॉर्मल जो संख्या है सर 14 है, 16 है और 2 है, सबके आगे प्लस है, इनको जोड़ लो। 16 और 14 30 और 2 32, सर 32 लिख दिया। अब बचा मेरे पास क्या, यहाँ 4/9 प्लस यहाँ क्या बचा 5/27 प्लस यहाँ क्या बचा 5/54। अब बाकी के लिए क्या करोगे सर, इनका लैसे ले लोगे। सर इनका लैसे साफ साफ दिख रहा है, 54 लिया जाए, 9 27 और 54 का लैसे। इधर 32 तो मेरा चल रहा है, उसको चलने दो अलग। 9 से 6 बार कटेगा और 6 में 4 का गुना कितना होगा 24। 27 से 2 बार कटेगा और 2 में 5 का गुना क्या होगा 10। 54 से 54 एक बार कटेगा और यहाँ क्या होगा 5। अब इनको जोड़ लो। सर 32 तो इधर है प्लस, इनको अगर मैं जोड़ूं तो 24 और 10 कितना होगा सर 34। 34 में 5 जोड़ूंगा सर ये वैल्यू कितना होगा 39 और नीचे क्या है सर 54 है। बोलो इन सबको जोड़ा 39 नीचे 54। थोड़ा और सरल हो सकता है क्या सर, जी सर ये कट सकता है। 3 से काट दूं सर 13 बार, 3 से काट दूं 3 एकम 3, 3 अठे कितना 24।
3 से 13 बार, 3 से 18 बार। तो आपने कहा सर 32 प्लस 13 बटा 18, और इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, 32 सही 13 बटा 18, और यही अपना आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या है अपने बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है भाई मेरे, चलो अगले को देखो। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए या तो डायरेक्ट मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल के अंदर थ्योरम पढ़ा रखा है, या तो डायरेक्ट थ्योरम याद रखो, और थ्योरम डायरेक्ट पता होगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, और नहीं पता है तो भी तरीका बता दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। सर ए बी सी डी अगर कोई भी चतुर्भुज हो, ये कोई भी चतुर्भुज हो, ठीक है, कोई चतुर्भुज हो, मान लो ये कोण ए है, ये कोण बी है, और ये कोण सी है, और ये कोण क्या है, डी है। मान लो कोण ए का समद्विभाजक ले लिया और कोण बी का समद्विभाजक मिल ले लिया, जो किसी पॉइंट ओ पर मिलता है। कोण समद्विभाजक का मतलब समझते हो, एंगल बाइसेक्टर, मतलब कोण ए को बराबर भागों में बांटेगा, कोण बी को बराबर भागों में बांटेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, कोण ए का एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक ले लिया, कोण बी का एंगल बाइसेक्टर ले लिया, और दोनों जाकर किसी पॉइंट ओ पर मिला, और ये वाला जो एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल निकालना हो, कौन सा, कोण ओ, एंगल ओ निकालना हो। तो सर इसके विपरीत कौन से दो कोण है, एक कोण सी डी है और एक कोण सी है। बस कुछ नहीं करते, इनको जोड़ देते हैं, कोण सी को और कोण डी को जोड़कर आधा कर देते हैं, तो सर मेरा ये कोण निकल कर आ जाता है। ये थ्योरम होता है, हालांकि अभी इसको साबित भी कर दूंगा कि सर इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, दोनों का कोण समद्विभाजक किसी पॉइंट ओ पर मिला, और ये वाला कोण अगर आपसे पूछ रहा है तो ये कोण हमेशा इन दोनों कोणों के योग का आधा होगा, इन दोनों कोणों के योग का क्या होगा, आधा होगा। कई बार हो सकता है इसका एंगल बाइसेक्टर ले ले तो इन दोनों कोण के योग का क्या होगा, आधा होगा। ठीक है भाई, चलो अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है एक चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण सी 72 है, कोण डी 28 है। देखो भाई ए बी सी डी, आपसे कह दिया सर ये कोण 72 डिग्री है और ये कोण 28 डिग्री है, बोलो ठीक है। फिर कह रहा है कोण ए है ना, इसका एंगल बाइसेक्टर, कोण बी है ना, इसका एंगल बाइसेक्टर किस पे मिलता है, ओ पे मिलता है, लिखा है ना, कोण ए और कोण बी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर ओ पर मिलता है। तो ये वाला एंगल निकालना है, कौन सा, कोण ए ओ बी। कैसे निकालोगे, सर इन दोनों कोणों के योग का आधा, दोनों कोणों के योग का आधा, सर दोनों कोणों का योग करा कितना हुआ 100, और 100 का आधा कितना सर 50 डिग्री। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाता, 50 डिग्री। सही उत्तर क्या हो जाता, 50 डिग्री। हालांकि इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मैं इसको पूरा अगर डिटेल्स में समझाऊं तो ऐसे करते, कैसे करते भाई, देखो ऐसे, ये ए बी सी डी है, आपको ये कोण पता है, ये कोण पता है, ये 72 डिग्री है, ये 28 डिग्री है, ये एंगल बाइसेक्टर है, और यहाँ से यहाँ ओ पर मिल रहा है, मुझे ये कोण निकालना है। तो मुझे बताओ एंगल बाइसेक्टर है तो ये कोण दो बराबर भागों में बटेगा, बोलोगे जी सर। अगर मान लूँ मैं पूरे कोण को x लूँ या पूरे कोण को 2x लूँ तो ये x और ये x लिख सकता हूँ, बोलोगे जी सर। इस पूरे कोण को y 2y ले लूँ तो सर ये y और ये y लिख सकता हूँ। ये पूरा एंगल B मैंने 2y ले लिया तो सर ये दो बराबर भागों में बटेगा y y, ये भी दो बराबर भागों में बटेगा y y। ठीक है, अब मैं इस त्रिभुज को देखूं, कौन से त्रिभुज AOB को, बोलो हाँ या ना। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आपको अच्छे से पता है। तो मैं कहूं कि सर अगर इस त्रिभुज में मैं बात करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण O मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा, बोलो हाँ या ना, बोलोगे जी सर। कोण A मैंने क्या लिया है, ये वाला कोण, या फिर ये वाला कोण मैंने क्या लिया है x, ये वाला कोण मैंने क्या लिया है x, और ये कोण मुझे निकालना है, बोलो हाँ या ना, बोलोगे जी सर। तो अगर मैं कोण O का मान निकालूं तो आप यही तो कहोगे 180 माइनस 2x करना है, बोलो हाँ या ना, बोलोगे जी सर, x और x 2x। ठीक, सॉरी कोण BY है ना, एक मिनट यहाँ थोड़ा सही कर लो सर, ये x है ये y है, तो कोण O निकालना है तो 180 में से क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई घटाना पड़ेगा, यही तो करोगे। अब पूरे चतुर्भुज को देख लो, चतुर्भुज कौन सा ले लो, ABCD। अच्छा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री। तो कंप्लीट कोण लो A, कंप्लीट कोण लो B, कंप्लीट कोण लो C और कंप्लीट कोण लो D, तीनों मिला, चारों मिलाकर 360 डिग्री। और ये पूरा कोण मैंने क्या माना है, ये पूरा कोण मैंने तो 2x लिया है।
और ये पूरा कोण मैंने यहाँ क्या लिया है, 2y लिया है। तो मैं कह सकता हूँ 2x प्लस 2y, और कोण सी का मान कितना है सर 72, और यहाँ इस कोण का मान कितना है 28, बराबर 360 डिग्री। बोलोगे जी सर। सॉल्व करूंगा तो सर यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2x प्लस 2y, और इनको जोड़ूंगा तो सर 100 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ मैं कहता 2x प्लस 2y बराबर कितना 260 डिग्री। कैसे सर, ये 100 प्लस का उधर माइनस का जाता। मुझे एक चीज और बताओ, यहाँ से x प्लस वाई में कितना निकालता है 130 डिग्री। बोलते जी सर, दो कॉमन ले लिया, दो से भाग लगा देते, और x प्लस वाई का मान यहाँ पुट कर देता मैं, 180 माइनस 130 कितना आ जाता 50 डिग्री। और हमसे यही पूछा था कौन ए का मान। लेकिन इतना सब कुछ करोगे, ये तो मैंने आपको थ्योरम कराया था तो पूरा डिटेल्स में बताया था कि इसको करने का तरीका ये होता है, थ्योरम को साबित करने का तरीका। लेकिन डायरेक्ट आपको ये चीज़ याद रखनी है कि किसी भी चतुर्भुज में दो कोण का एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलेगा, ये कोण निकालने का तरीका होता है इसके विपरीत जो दो कोण है उनका योग का आधा। बात खत्म, आंसर आपका आ जाता। ठीक है, तो आप ऐसे कर ले तो, और ये डायरेक्ट ही याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने लिख ही दिया था, ये डायरेक्ट याद रखो, या फिर इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है भाई मेरे, चलिए अगले को देखते हैं। अगला देखो, ये भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और ज्योमेट्री का वेटेज ज्यादा रहेगा आपके पेपर में, ये भी ध्यान रखना। क्या कह रहा है, त्रिभुज XYZ और त्रिभुज PQR समरूप है। जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए उनके क्षेत्रफल का रेशियो कैसे निकालते हैं, उनके परिमाप का रेशियो कैसे निकालते हैं, ये दिमाग में होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है, भुजा XY और भुजा PQ का रेशियो 6 दिया है, PQR का क्षेत्रफल ये है, तो XYZ का क्षेत्रफल निकालो। तो बताओ सर, अगर दो त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज कौन सा XYZ समरूप है त्रिभुज कौन से PQR के, तो एरिया का रेशियो कैसे निकालोगे सर। सर तो एरिया का रेशियो इनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इनकी भुजाएं कौन कौन सी हमें लेनी है, क्वेश्चन में हमें दिया है इस वाले के लिए भुजा XY और इसका भुजा क्या दिया है PQ, तो यही तो होगा इनके वर्ग के बराबर। कि दो त्रिभुज अगर आपस में समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजा का अनुपात लेकर वर्ग कर देना है। अब बताओ, एक एक करके वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म। और ये चीज तो बार बार रिपीट हो गई है, तो इसको तो अब दिमाग में बैठा ही लो कि भैया समरूप से क्वेश्चन बहुत बनता है, सिमिलरिटी से क्वेश्चन बहुत बनेगा ज्योमेट्री के अंदर। देखो अब क्या कह रहा है, सर एरिया निकालना है मुझे त्रिभुज XYZ का। बोलो, इसका एरिया मुझे पहले से 6 दिया है ना सर, XY का मान 6 दिया है और इसका मान 1 दिया है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 6 का वर्ग 36 और 1 का वर्ग 1। XY का मान 6 है और PQ का 1 है, तो 6 का वर्ग 36/1। तो मैं बोलूं एरिया निकल गया किसका, त्रिभुज XYZ का। तो आप कहोगे सर इसको इससे गुना कर दीजिए, 36 गुना 6, और 36 गुना 6 216 होता है। तो सही उत्तर अपना क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कि अगर XYZ का एरिया QR का एरिया 6 है तो XYZ का एरिया क्या होगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो अगले को देखो। अब ये क्या कह रहा है, पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने की कमी करनी पड़ेगी। लिखा है ना ये वाला लाइन, देखो, व्यय को अपरिवर्तित मतलब व्यय में कोई चेंज नहीं आए, खर्च में कोई चेंज नहीं आए। तो आपको पढ़ा रखा है ना सर कि मूल्य में खपत का गुना करने पर खर्च आता है, और खर्च में कोई चेंज नहीं लाना है, कोई परिवर्तन नहीं लाना है, मतलब खर्च सेम होना चाहिए। अगर खर्च सेम रखना है तो आप क्या कहोगे, मूल्य का उल्टा खपत होगा, और खपत का उल्टा क्या होता है, मूल्य होता है। कब, जब खर्च को हमें सेम रखना है, खर्च में कोई चेंज ना आए, तो मूल्य का उल्टा खपत, खपत का उल्टा मूल्य। अब देखो दिया क्या है, किस में चेंज आया है, कीमत में। तो सर कह रहा है मान लो पहले प्राइस 100 था तो अब 7% बढ़कर 107 हो गया, तो खपत क्या होगा, उल्टा हो जाएगा सर, 107 से 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि खर्च में कोई चेंज नहीं है। तो हमसे बताना है खपत में प्रतिशत में कितनी कमी हुई। तो सर नॉर्मल कमी 7 की है, प्रतिशत में कमी कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा 7 की कमी कितने में, 107 में, और गुना किसका सर, 100 का। एक लाइन और जाएंगे तो सर इधर तो 700 आएगा और 1 में 107% आएगा। अच्छा अब इनको सॉल्व करके लिखना है तो सर पहाड़े को पढ़ना पड़ेगा।
सोच के देखो सर, 107 से 700 में भाग लगाना है, तो अगर सर ये 100 होता तब तो 7 बार जाता, 107 है तो सीधी सी बात है 6 बार जाएगा। तो 6 कहीं दिख रहा है क्या सर? एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। कि मतलब 107 का पहाड़ा मुझे 6 बार ही पढ़ना पड़ेगा, ये तो मैं देखकर अंदाजा लगा सकता हूं ना। अगर ये 100 होता तभी तो 700 को काटने के लिए 100 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना होता, लेकिन ये 107 है तो भैया 7 बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, कितनी बार? 6 बार। 6 बार पढ़ोगे तो 600 और 7 छक 42, 642 आएगा, तो यहाँ 6 और बचेगा कितना? 58। तो आपने कहा सही उत्तर क्या होगा? 6 सही 58/107। ठीक है, चलो अगले को देखो। अब देखो ये क्वेश्चन करने का तरीका बेस्ट तभी होगा जब आपने क्लास ली होगी मेरी। मैंने आपको एक रूल लिखाया था, और ये 2D में भी पढ़ाता हूं मैं, ज्योमेट्री में भी पढ़ाता हूं, एक रूल पढ़ाता हूं समकोण के बारे में। और मैं क्या कहता हूं कि समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है ना, इससे क्वेश्चन खूब सारे बनते हैं। क्या रूल पढ़ाता हूं सर? ये 2 रूल पढ़ाता हूं। ये 2 रूल क्या होते हैं कि अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो सर ये 90 डिग्री है, ये कोण मान लो 30 डिग्री है, और ये कोण कितना है? 60 डिग्री है, तभी तो तीनों 180 होंगे। ये 90, ये 60 और ये 30। हो सकता है ये कोण 90 हो और ये दोनों कोण बराबर हो, ये भी 45 डिग्री हो और ये भी 45 डिग्री हो। तो ऐसे दोनों केस में रेशियो डायरेक्ट याद रखना होता है कि सर 60 डिग्री वाले के सामने वाला रेशियो कितना होता है? √3। 30 डिग्री के सामने क्या होता है सर? 1 होता है, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है? 2 होता है। ये रेशियो पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का रेशियो 2, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का रेशियो √3, और 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का रेशियो 1। वैसे ही ये 90, ये 45, ये 45, तो 45 के सामने 1, इस 45 के सामने भी 1, और 90 के सामने √2। ये वाली बात आपको याद रखनी होंगी भाई मेरे। ये चीज मैं 2D में भी पढ़ाता हूं और ज्योमेट्री में भी पढ़ाता हूं, ट्रायंगल में। तो ये ध्यान रखना, इसको ध्यान रखने से क्वेश्चन कितना आसान होता है वो देखो, नहीं तो फिर tan थीटा वगैरह लेने लग जाते, टाइम खराब होता। क्या कह रहा है? ABC एक त्रिभुज है, लीजिए सर, जिसका कोण B समकोण है। तो लो, कोई दिक्कत नहीं है सर, ABC मुझे त्रिभुज लेना है, ले लिया। ये A है, ये B है, ये C है, और कोण B समकोण है तो 90 डिग्री ले लिया। कोण C 60 डिग्री कह रहा है, जी सर ले लेते हैं। अब ये 60 डिग्री कहा तो ये ऑटोमेटिक 30 डिग्री होगा, इसमें सोचने की जरूरत तो नहीं है। फिर कह रहा है सर AB की लंबाई, ये जो टोटल लंबाई है ना, ये दी गई है 3 सेंटीमीटर, बोलो हाँ या ना। फिर क्या कह रहा है? आपको इस BC की लंबाई निकालनी है और AC की लंबाई निकालनी है। अब फंस जाते हैं, बोलते सर ऐसे क्वेश्चन तो कभी कर नहीं रखा है, तो कैसे करोगे? लेकिन मैंने रूल क्या समझाया सर? 60 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है ना, उसका रेशियो हमेशा √3 होता है। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का रेशियो 1 होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का रेशियो 2 होता है। ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपने कहा सर √3 का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 3 सेंटीमीटर है, बोलो हाँ या ना। क्या मैं इस 3 सेंटीमीटर को √3 गुना √3 लिख सकता हूं? क्योंकि √3 में √3 का गुना करूंगा तो 3 ही आएगा। तो सर यहाँ √3 से √3 कट जाएगा, तो 1 का मान क्या आएगा? √3 आएगा, बोलो हाँ या ना। और जो 1 का मान आएगा वही रेशियो का मान आएगा, बोलोगे जी सर। अब हमसे पूछा क्या क्या है सर? हमसे तो पूछ रहा है BC, तो सर BC का मान 1 है, 1 का मान हमें √3 पता है, तो गुना करने पर √3 आ गया सेंटीमीटर। फिर क्या पूछा है? AC, AC का मान क्या है? 2, तो 2 में √3 का गुना कर दो, 2√3। ठीक है भाई, तो कहां दिख रहा है? BC का मान √3, क्योंकि 1 का मान √3 और BC का रेशियो भी 1 है, तो 1 का मान √3। अच्छा, AC का रेशियो क्या है? 2, तो 2 गुना √3, 2√3। कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर C में। ऑप्शन नंबर C क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है भाई मेरे, चलो अगले को देखो। अब ये देखो, ये किसका क्वेश्चन है? तो ये 3D का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 पाई वर्ग इकाई है जब बेलन की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर हो। भैया ये लाइन एक अलग है। अब क्या कह रहा है? अगर ऊंचाई दोगुनी कर दे, त्रिज्या को आधी कर दे, तब बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये बताना है। तो पहले तो इसमें 2 क्वेश्चन बन गए, ये समझना जरूरी है कि पहले 2 क्वेश्चन बन गए। तो पहले पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या पढ़ा है हमने? हमने पढ़ा है 2πr गुना L + r, ये फॉर्मूला पढ़ा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि सर ऊंचाई को
आर प्लस एच पड़ा है, ठीक है। ऊंचाई को त्रिज्या के बराबर रखना है, ऊंचाई और त्रिज्या आपस में क्या है, बराबर है, ऐसा लिखा है। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्या है, बराबर है। मुझे बताओ इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 64 पाई, ठीक है। यहाँ 2 पाई रहने देते हैं, यहाँ त्रिज्या को त्रिज्या रहने देते हैं, यहाँ त्रिज्या को त्रिज्या रहने देते हैं, और ऊंचाई की जगह त्रिज्या लिख सकते हैं क्योंकि कह रहा है त्रिज्या और ऊंचाई आपस में बराबर है, ठीक है। सॉल्व करेंगे। सर 2 पाई से अगर मैं इसको काट दूं तो पाई से पाई कट जाएगा और ये 32 बार आएगा, बोलोगे जी सर। तो इधर एक लाइन और लिखते हैं 32, ये आर और आर में आर जोड़ोगे तो 2r। तो बताओ 2 से ये 32 कितनी बार कटेगा, 16 बार, और 16 किसके बराबर है, आर गुना आर, आर स्क्वायर के बराबर। तो आर का मान मैं 4 कह सकता हूं क्या, पहले तो ये बताओ कैसे। आर स्क्वायर बराबर 16, तो वर्ग इधर वर्गमूल में बदलेगा, 16 का वर्गमूल 4। तो यहां से आपको ये पता चला सर ऊंचाई भी 4 है और त्रिज्या भी क्या है, 4 है। ये बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है भाई। अगले का क्या कह रहा है, देखो एक एक करके, क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं होगा। अब कह रहा है कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, फॉर्मूला वही होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच, ठीक है। 2 का 2, पाई का पाई। अब क्या कह रहा है सर, अब कह रहा है ऊंचाई को तो 2 गुना कर दो और त्रिज्या को आधा कर दो। तो सर त्रिज्या कितना है, 4 है, और 4 का आधा करेंगे तो अब त्रिज्या कितना लेंगे, 2 लेंगे। यहां भी त्रिज्या क्या लेंगे, 2 लेंगे। लेकिन ऊंचाई को 2 गुना कह रहा है तो सर ऊंचाई 4 है तो 4 का 2 गुना क्या लेंगे, 8 लेंगे। लो भाई 8। सॉल्व करो। सर ये 2 में 2 का गुना 4 पाई, और ये 8 और 2 कितना 10, तो 10 गुना 4 पाई क्या होगा, 40 पाई। 40 पाई ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। 40 पाई ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर, ठीक है। तो क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा, एक एक करके पढ़ लो, लाइन बाय लाइन पढ़ लो, सारा फॉर्मूला पता है, आराम से हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएंगी आपको। चलो अगले को देखो। अब देख कर देखो क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई बहुत है, लेकिन जब सॉल्व करने बैठेंगे ना, कॉपी कलम उठाओगे अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हो मेरे से। लिखा है ना त्रिभुज एबीसी है, लो सर बनाओ, पहले जो कह रहा है वो ड्रॉ कर दो। एबीसी है, एसी की लंबाई, इसकी लंबाई AB की लंबाई के 2 गुने से 4 अधिक है। तो सर AB की लंबाई को कुछ ना कुछ मानना होगा, मान लो मैं x मान लेता हूं। अगर AB की लंबाई x ले लूं तो AB की लंबाई का 2 गुना कर दूं और उसमें 4 जोड़ दूं तो AC आ जाएगा। तो सर AB की लंबाई x, इसका 2 गुना 2x, और इसमें 4 जोड़ दूं तो AC आ गया। बस यहां से यहां पढ़ा मैंने और लिखते चला गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, BC की लंबाई, ये जो BC की लंबाई है ना, AB की लंबाई, इसकी लंबाई की 3 गुनी है। तो सर x का 3 गुना 3x से 4 सेंटीमीटर कम है तो 4 कम कर दो। लो AB आ गया, AC आ गया और BC, तीनों भुजा की लंबाई पता चल गई। अब कह रहा है इसका परिमाप क्या है, 60 है। तो परिमाप क्या होता है किसी भी त्रिभुज का, सभी भुजाओं का योग। तो सबको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ लो ना, डायरेक्ट जोड़े क्या, क्यों टाइम खराब करना। x 3x और 2x, सर 6x, और प्लस का 4 माइनस का 4 कट के 0 हो जाएगा। नहीं तो मैं आपके लिए जोड़ ही देता हूं, x प्लस 3x माइनस 4 प्लस 2x प्लस 4, और इन सब का मान 60 दिया हुआ है। सर x 3x और 2x, ये 6x हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 4 कट जाएगा बराबर 60। तो x का मान कितना आएगा सर, 10 आएगा। बोलो हाँ या ना। हमसे क्या पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना, वो बात की बात है, पहले भुजा निकालो। तो सर इस भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 10। इस भुजा की लंबाई क्या होगी, 10 दूना 20 और 4 24। बोलो हाँ या ना। और इस भुजा की लंबाई क्या होगी, 10 में 3 10, 10 में 3 का गुना 30, 30 में से 4 घटाओगे सर 26। बोलो हाँ या ना। सर एक भुजा 10, एक भुजा 26 और एक भुजा 24, तीनों अलग अलग भुजा है। तो सर ये विषम बाहु त्रिभुज हो गया। और मैंने क्या कहा है क्लास में, जब भी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की बात करें ना, तो थोड़ा सा रुक कर ये सोच लो, क्या इसको समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। अगर ये समकोण त्रिभुज हो गया तो एरिया निकालना ज्यादा आसान है। विषम बाहु होगा तो फिर तो वो हीरो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। और समकोण साबित हो गया तो त्रिभुज का एरिया आसानी से निकल जाएगा। तो मैं 1 मिनट रुक रहा हूं और रुक कर मैं इधर सोच रहा हूं कि सर मैंने जो भुजा लिया है ना, A B C, ये त्रिभुज लिया है। एक भुजा ये 10 है,
ये 26 है और ये 24 है। क्या ये ट्रिपलेट हो जाएगा तो समकोण हो जाएगा? ट्रिपलेट का मतलब समझ रहे हो ना, कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। बोलोगे जी सर। ये 10 है, 10 का वर्ग 100, छोटी भुजा क्या है 24, 24 का वर्ग 576, 100 और 576 676, और 26 का वर्ग भी तो 676 होता है। बोलोगे जी सर। छोटी भुजा 10 है और 24 है, इसका वर्ग 26 के वर्ग के बराबर हो गया, तो ये त्रिभुज कौन सा साबित हो जाएगा? समकोण। बोलोगे जी सर। सर इनको सॉल्व किया, 576 प्लस कितना 100, और 26 का वर्ग भी 676 होता है। लो सर बराबर हो गया ना, मतलब ये समकोण है। और समकोण है तो एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2, दोनों छोटी भुजाओं का गुना, ये और ये बड़ी भुजा को छोड़ देते हैं, क्योंकि सर ये क्या होगा? कर्ण हो जाएगा। हमें दोनों छोटी भुजा लेनी होती है, 24 गुना 10। बताओ 2 से कितनी बार? 12 बार, और 12 में 10 का गुना 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। काम खत्म। इसको तुम विषमबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले से भी करते, जब हीरो का फॉर्मूला लगाते एस निकालते, तीनों को जोड़कर आधा, फिर रूट अंडर एस गुना एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी करते, तब भी यही आता। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, और क्लास में भी ये बात कहता हूँ, क्या कहता हूँ? कि जब भी तीनों भुजाएं अलग अलग दी हो त्रिभुज की, तो सर समझ गए विषमबाहु है। और जैसे ही विषमबाहु देखे तो एक बार चेक करो कि क्या इसको समकोण बनाया जा सकता है। तरीका क्या है? तो दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो गया, तो वो समकोण हो गया। और जैसे समकोण हो गया तो एरिया के लिए क्या करोगे? छोटी भुजाओं का गुना और उसका आधा, बात खत्म। ठीक है, आंसर क्या होगा? 120। चलो भाई अगले को देखो, ये औसत का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 20 संख्याओं का औसत 32 है। आप सबको पता है सर, संख्या 20 दिया है, औसत 32 दिया है, तो टोटल निकाल सकते हैं क्या? 32 का 20 गुना 640। बोलो हाँ या ना। बोलोगे जी सर। अब क्या कह रहा है? दो संख्या 29 और 31, 29 और 31 टोटल कितना हो गया? 60। यदि दो संख्या 29 31 टोटल कितना हो गया? 7। तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? यहां यह कहना चाह रहा है कि दो संख्या 29 और 31 है, इनको हटा दो। लिखा है ना शेष संख्याओं का औसत, तो इसको हटाना पड़ेगा। सर इसको हटा दो मतलब घटा दो। सर 640 में से मैं 60 घटाऊंगा, ये 0 होगा, 14 में से 6 जाएगा 8, और ये 5, तो टोटल तो ये बचा। और दो संख्या चली गई, तो अब संख्या कितनी बची? 18। इसका एवरेज पूछ रहा है। तो आपने कहा 580 में 18 का भाग लगाना पड़ेगा। लगाओ। 18 तिया 54 होता है, सबको पता है। कितना बचेगा? 4 और 0 40। फिर 18 दूना 36 होता है। बोलोगे जी सर। कितना बचेगा? 4, और दशमलव लगाओगे तो फिर 40 हो जाएगा। फिर 18 दूना 36 मतलब 32.22 करके जाएगा। और ये एक लौता ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है? चलो अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्या कह रहा है? एक क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:5 है। एक क्लास है, लड़का और लड़की है, उनके बीच का रेशियो 2:5 है। कह रहा है 10 लड़के क्लास छोड़ देते हैं, 20 नई लड़कियां आ जाती हैं, तो लड़के और लड़कियों का रेशियो 4:25 है। तो कक्षा में कुल संख्या कितनी है? किसकी? लड़कों की। ये बतानी है। तो देखो सिंपल सा है सर, लड़के और लड़की का रेशियो 2 और 5 है। कलर में व्हाइट ले लेता हूं, तो मैं मान सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि लड़का 2x हो गया और लड़की 5x हो गई। क्यों? क्योंकि अनुपात का मान x ले लिया। अब कह रहा 10 लड़के चले गए, तो लड़कों में से 10 कम कर दिया, और 20 लड़की आ गई, लड़की में 20 जोड़ दिया। अब लड़का लड़की का रेशियो कितना हो जाता है? तो क्वेश्चन में कह रहा है 4:25, 4/25। देख लो एक बार, पढ़ लो, यहां से यहां तक यही कहना चाह रहा है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इतना होने के बाद बस कैंची चलाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन करना है। सर 25 का 2x में गुना करूंगा 50x, 25 का 10 में गुना करूंगा 250 भाई, यहां 4 से 5 में गुना करूंगा 20, और x है तो x, प्लस 4 में 20 80। ठीक है, अब बताओ ये प्लस का 20x है, इधर क्या होगा? माइनस का। तो आपने कहा सर 50x माइनस 20x,
ये माइनस का 250 इधर जाएगा, प्लस का 250 हो जाएगा। बोलोगे जी सर, लिख दीजिए। एक लाइन और करेंगे, इनको घटाएंगे सर 30x आएगा, और इनको जोड़ेंगे तो बताओ 50 जोड़ देता तो 250 और 30, सॉरी 300 और 30 और अधिक हो जाता 330। तो यहां से मैं कहूं 0 से 0 गया, 3 से सर ये 11 बार, तो x का मान कितना आया? 11 आया। और सर अगर x का मान 11 आया तो इस रेशियो का मान 11 आ गया। बोलोगे जी सर। हमसे क्या बोला? लड़कों की संख्या, बॉयज का। तो आपने कहा लड़के कितने हैं? शुरू में 2, x का मान 11, 11 दूनी 22, 22 क्या होंगे? लड़के होंगे। और कब का पूछ रहा है? अच्छा गलत हो जाएगा, 22 तो पहले थे, लिख रहा है ना अब मतलब अभी, अभी लड़कों की संख्या, पहले 22 था, अब कितना होगा? तो सर 10 लड़का क्लास छोड़कर चला गया है, तो वो 10 कम भी करना पड़ेगा। आंसर क्या लिखोगे सर? 12। ये देखो क्वेश्चन घुमा रहा था ना, हमारा 22 आया, हम 22 पे टिक लगा देते, पहला ऑप्शन ही दिखा, क्वेश्चन को नहीं पढ़ते तो गड़बड़ हो सकता था। मेरे साथ जैसे हुआ कि अब क्लास में लड़कों की संख्या, अब का मतलब बाद में, तो सर शुरुआत में 22 थे, 10 चले गए, तो बाद में कितने हैं लड़के? 12 है। ठीक है भाई, अगले को देखो, 12 को देखो क्या कह रहा है। ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है। सर दो है, एक ए है और एक बी है। अगर मैं इसको 100 मान लूं, इसका वेतन इससे 35% ज्यादा है, मतलब इसका वेतन 135 है। तो कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? सर 35 कम है। 35 कम है कितने में? 135 में। और गुना किसका सर? 100 का। प्रतिशत कमी निकाल दिया। बोलोगे जी सर। अब थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे? तो काटो 5 से 7 बार, 5 दूनी 10 और 5 सते 35। तो ऊपर तो मेरे पास 700 बैठेगा और नीचे 27 बैठेगा परसेंट। अब गुना भाग करना पड़ेगा, कैसे? तो सर 27 से काटना पड़ेगा, तो पहले 70 को काटना पड़ेगा। 27 दूना 54 और 27 तिया 81 हो जाता है, मतलब 2 बार ही कटेगा। 27 दूना 54। अच्छा 70 में से अगर 54 घटा दे तो कितना लिखना उचित होगा? 16। ठीक है, और 0 तो 160। अब 27 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाए? सर 27 का पहाड़ा अगर मैं 5 बार पढ़ता हूं तो 135 आता है, और 27 इसमें और जोड़ देता हूं तो 6 का बार हो जाएगा। तो ये 12, 3 2 5 और 1 6। नहीं सर, 27 का पहाड़ा मुझे कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 5 बार, 135 होगा। 135 जैसे ही इसमें से घटाऊंगा सर 25 बचेगा। बोलो हाँ या ना। फिर दशमलव लगाऊंगा, 0 होगा, 250। अब 27 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? सर 9 बार पढ़ना पड़ेगा। देखो ना, 27 गुना 9 करो, 9 सत्ते 63, अरे हाँ या ना। और यहाँ पे 9 दूनी 18, 18 और 18 और 6 कितना? तो 18 और 6 24, 243। सर 9 बार पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा आंसर लगभग में कितना होगा? 25.9%। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा निकटतम पूर्णांक तक सही बताओ, तो सर ये लगभग किसके बराबर है? 26% के बराबर। तो 26 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और भी सोच सकते थे, हालांकि मैं बाद में सोचा। सर 27 से 2 बार काटा, ठीक है, यहां मेरे पास 160 बचा, ठीक है। मैं 27 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा, 135, ये भी ठीक है। लेकिन अगर मैं 27 का पहाड़ा 6 बार पढ़ता तो 162 ही तो आता। मतलब अगर यहाँ पे 160 की जगह 162 होता तो 6 बार में कट जाता। तो हमें लगभग में ही तो बताना था, तो मैं डायरेक्ट कहता कि लगभग 26 बार कट जाता। नहीं तो पूरा पूरा कैलकुलेट करो, 25.9% आया, और ये लगभग किसके बराबर है? 26 के बराबर। ठीक है भाई, चलो। और गुना भाग तो करना पड़ेगा, बिना गुना भाग का कोई काम नहीं चलेगा। लिख रहा 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 28 का क्रय मूल्य 24 ऑरेंज के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? बोलोगे 24 बटा कितना? 28। थोड़ा सा काटे, 4 से 6 बार, 4 से 7 बार। 6 की वस्तु को 7 में बेचा, 1 का प्रॉफिट हुआ। जी सर। क्रय मूल्य कितना? 6 का गुना 100 का। और आपको पता है 100 बटा 6 का मतलब क्या होता है? 16 सही 2 बटा 3%। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 16 सही 2 बटा 3% का क्या हुआ? प्रॉफिट। ऐसे क्वेश्चन में तो टाइम नहीं लेना चाहिए। आगे देखो,
अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। अब इसमें भी दो क्वेश्चन एक साथ मर्ज हुए हैं, तो दोनों का सॉल्यूशन अलग अलग कर लो। यहां से यहां एक लाइन, एक अलग क्वेश्चन है और यहां से यहां अलग है। क्या कह रहा है? 2400 की राशि पर 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया और साधारण ब्याज कितना मिला? 1152। सर मूलधन पता है, ब्याज पता है, समय पता है, दर निकालना है, क्योंकि आर परसेंट है, आर का मान कितना है नहीं पता। तो पहले वाले क्वेश्चन लाइन से मैं दर निकाल लूं। दर कैसे निकालते हैं? सर ब्याज, बोलो हाँ या ना, लिखना पड़ेगा क्या फॉर्मूला? ब्याज में 100 का गुना बटा मूलधन गुना समय, यही तो करते हैं। बोलोगे जी सर। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा। बताओ ब्याज कितना है? 1152 का, गुना किसका करेंगे सर? 100 का। मूलधन कितने का है सर? 2400 का। और समय कितने का है सर? 4 का। लो अब काटा पीटी भी तो करना पड़ेगा। सर 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 4 का पहाड़ा आता हो तो 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 3 और 5 35, तो 4 अट्ठे 32, और फिर 3 और 2 4 अट्ठे 32। ठीक है, अब डायरेक्ट बताओ, 24 से डायरेक्ट कट रहा है क्या? देखो ना, 24 से कम 24, 48 बचा, 24 दूना 48। मतलब आर का मान कितना आया? 12%। ये रेट कितना आया? 12%। अब क्या कह रहा अगले लाइन में? अगले लाइन में क्या कह रहा हमसे? कह रहा 3 साल बाद प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए जब राशि को आर प्लस 8% वार्षिक दर से निवेश किया गया। मतलब जितना भी पहले रेट था ना, उसमें 8 बढ़ा देना है। तो नया रेट क्या होगा सर? नया रेट क्या होगा सर? 20%। बोलो हाँ या ना। नया रेट क्या लेना है? आर प्लस 8। तो आर का मान 12 है, तो नया क्या होगा? 12 प्लस 8 20। समय कितना लेना है सर? 3 वर्ष लेना है। और मूलधन कितना लेना है? जितना पहले था उतना ही, 2400 ही। और मिश्रधन बताना है 3 साल का। तो सबसे पहले साधारण ब्याज निकालो। कैसे? मूलधन गुना दर गुना समय और बटा 100। सर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब बताओ क्या होगा? सर 1 जीरो तो फिक्स है, आना ही आना है। बोलोगे जी सर, क्योंकि 20 है तो 1 जीरो लिख दो। 3 में 2 का गुना 6 और 24 का 6 गुना 144 होता है। 5 गुना 120, 6 गुना 144। तो आपने कहा सर ब्याज मिलेगा 1440, लेकिन हमें तो मिश्रधन बताना है। तो आपने कहा 2400 में 1440 जोड़ना पड़ेगा। तो देख के पता चल रहा है 3840 रुपये का मिश्रधन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही। ठीक है, चलो अगले को देखो, 15 नंबर। अब देखो इसके लिए एक रूल याद रखो, और ये देखो दिमाग में बैठा लो। जो जो चीज मैं नोट करा रहा हूं ना आपको यहाँ मॉक के सॉल्यूशन में, उन सबको दिमाग में बैठाओ, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के नोट डालो, क्योंकि ये सब डायरेक्ट पेपर में फंसेगा। कभी भी घन की बात करे, किसकी बात करे? घन। और इंग्लिश मीडियम वाले क्यूब की बात करे, और कह दे 3 घन की भुजा है या 3 घन है, इनको पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। 3 घन है, 3 घन को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। क्या कहेगा? 3 घन है, तीनों घन को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। तो हमेशा ध्यान रखना, पहले घन की भुजा 3, दूसरे घन की भुजा 4, तीसरे घन की भुजा 5 हो, तो सर इनसे जो तैयार नया घन होगा ना, उसकी भुजा हमेशा 6 होंगी। ये रेशियो याद रखना, ये रेशियो याद रखना, ये रेशियो याद रखना, ये रेशियो याद रखना। पेपर में कैसे इसका यूज होगा? कई बार कहेगा एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, दूसरे घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तीसरे घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इनको पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। तो उस घन का भुजा बताओ, या उस घन का आयतन बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। या उस घन का विकर्ण बताओ, या उस घन का टोटल सरफेस एरिया बताओ, कुछ भी पूछ लेगा। तो भैया सीधा सा देखना है, 3 4 5 और 6। तो सर यहाँ 2 गुना हुआ, यहाँ 2 गुना हुआ, यहाँ 2 गुना हुआ, तो ये भी 2 गुना मिलेगा। मतलब जो नया घन मिलेगा ना, इन तीनों को पिघलाकर उसकी भुजा 12 सेंटीमीटर होगी। और जैसे ही नए वाले घन का भुजा पता चलेगा, जो पूछे बता दो। आयतन पूछेगा तो भुजा का क्यूब, टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्लियर है? जो पूछेगा वो फॉर्मूला बैठा देना। तो ध्यान देना, 3 अलग अलग घन को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाए, तो इनकी भुजाओं में रिलेशन ध्यान रखना, 3 4 5 6।
3 4 5 6 लगातार 3 4 5 6 3 4 5 6। अब इसी रेशियो में वैल्यू कुछ भी दे देगा, कल होकर दे देगा इसमें 3 का गुना करके दे दिया 9 सेंटीमीटर, इसमें 3 का गुना करके 12 सेंटीमीटर, इसमें 3 का गुना करके 15 सेंटीमीटर, तो यहां भी 3 का गुना करो ना भाई 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये याद रखना, नहीं तो भैया काम खराब होगा। चलो भीड़ से आगे भी तो निकलना पड़ेगा ना, तो कुछ नया सीखना पड़ेगा। अब लिख रहा है 3 4 5 के अनुपात में भुजाओं वाले 3 घनों को पिघलाकर नया घन बनाया गया। ऐसा घन बनाया गया जिसका विकर्ण आपको दिया है 18√3। तो तीनों घन की भुजाएं क्या होंगी? भाई मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी अभी बोला 3 अलग अलग घन की अगर भुजा दी जाए और उससे एक नया घन बनाया जाए, तो इनके बीच रेशियो क्या चलता है? 3 4 5 और 6। अरे बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बोलोगे जी सर यही चलता है। ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया कि इसका 3, इसका 4, इसका 5, तो जो घन पिघलाया जाएगा उसका वैल्यू क्या होगा? 6 होगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, लेकिन हमसे कह रहा है नए वाले का विकर्ण, जो नया वाला है ना इसका विकर्ण दिया है। तो सर नए वाले का विकर्ण कैसे निकालोगे? विकर्ण होता है क्या घन का? √3 गुना भुजा। तो सर भुजा A4 बराबर कितना दिया है? 18√3 दिया है, यही तो दिया है। सर √3 से √3 हटाएंगे तो A4 बराबर कितना आएगा? 18 आएगा। बोलो हाँ या ना। मतलब जो नया घन बना है ना ये, इसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है, कहना चाह रहा है। तो मुझसे पूछ रहा है 3 घन की भुजा बताओ। तो सर ये 6 है और इसका मान क्वेश्चन में 18 दिया है, कितना गुना हुआ? 3 गुना। तो बाकी वैल्यू भी 3 गुना ही होगा, बाकी वैल्यू भी 3 गुना ही होगा। तो आपने कहा 3 में 3 का गुना 9, ये 12 और ये 15। लो भैया ठोको और आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर ए 9 12 15। क्लियर है? समझ गए? नए वाले घन का विकर्ण दिया था तो नए वाले घन का मैंने भुजा निकाल लिया 18 सेंटीमीटर, और हमें रेशियो क्या पता है? 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो सर इस 6 का मान 18 दिया था तो 6 का 3 गुना, तो बाकी भी सब 3 गुना। 3 का गुना करो, आंसर पर टिक लगाओ और आगे बढ़ो। और ये याद रखना, नहीं तो काम हो सकता है गड़बड़। चलो अगले को देखो। एक वस्तु को 25% की छूट पर बेचने से 15% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा गया, अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब क्या होता है? कोई छूट नहीं दिया गया, तो आपको प्रतिशत लाभ बताना है। बताओ, ये चीज तो यूट्यूब पे क्लास में हर जगह बताया है कि कभी भी सीपी और एमपी का रेशियो निकालना हो तो 100 में से छूट घटाओ सीपी, और 100 में प्रॉफिट दिया हो तो प्लस कर दो, या लॉस दिया हो तो माइनस कर दो, तो ये एमपी आता है। और अगर अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो एमपी और एसपी बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? डिस्काउंट 0 का है। ये सब पढ़ा चुका हूं, फिलहाल आपको रिवाइज हो गया होगा। अब देखो क्वेश्चन इसी पर निपट जाएगा। सर 25% का छूट दिया, 15% का लॉस हुआ, कोई भी बता देगा कि सीपी और एमपी का रेशियो कैसे? तो सर 25 कम करो 100 में से, तो सीपी 75, और हानि हुआ 15 का, तो 100 में से 15 कम करो, एसपी भी 85, सॉरी एमपी कितना? 85। ठीक है, सीपी और एमपी कैसे? छूट घटाओगे 100 में से क्रय मूल्य, लाभ होता तो 100 में लाभ जोड़ देते तब एमपी, हानि है तो 100 में हानि घटा दो तो एमपी आ गया। अब क्या कह रहा है? वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा गया, मतलब जो एमपी है वही एसपी है। अरे बोलो हाँ या ना, क्योंकि जब अंकित मूल्य पर बेचना है तो सर डिस्काउंट 0 हो गया, जो लिखा है उसी पे। इस पर लिखा 10 है, 10 में बेच दिया तो कोई डिस्काउंट दिया क्या? नहीं, तो वही वाली बात है। तो सर प्रॉफिट कितने का होगा? देख लो ना कितने का होगा। मुझे तो साफ साफ 10 का प्रॉफिट दिख रहा है। जी सर 10 का प्रॉफिट कितने पे? 75 पे। गुना किसका सर? 100 का। लीजिए सर बताइए, 25 से 3, 25 से 4 और ऊपर 40, नीचे 3%, काटा पीटी करो 13.33%। ऑप्शन नंबर ए। तरीके पे फोकस करो, कैसे कैसे करवा रहा हूँ, और ये सब चीज़ क्लास में भी कराया है और ये चीज़ तो यूट्यूब पे भी बता रखा है। ठीक है भाई, चलो अगले को देखो। और जो जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ ना, मॉक का मतलब ये नहीं है पूरा एनालिसिस करना होता है, क्योंकि जब तक आपने मॉक दे लिया, एनालिसिस नहीं किया तो काम चलेगा नहीं। तो जो जो पॉइंट लिखा रहा हूँ सबको लिख लो, इसी से क्वेश्चन भिड़ेंगे, पेपर में आके बोलोगे सर, हालांकि आप बोलते तो नहीं हो, फायदा उठाते हो बस, कि हाँ सर आपने जो कराया उसी से चीजें हो गई। क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो 17। गीता ने अपने बैंक के खाते में एक निश्चित धनराशि जमा की, 3 वर्ष में 5% की दर से 27,783 हो गई।
3 साल बाद 27,783 सर हो गई, मतलब ये मिश्रधन दिया है। ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि रूप से संयोजित है, तो उसने कितना धन जमा किया है, मूलधन निकालना है। तो सर मिश्रधन दिया है, मूलधन निकालना है, तरीका क्या लगेगा, रेशियो का। रेशियो कैसे निकालोगे सर, दर जो दिया है उसको तोड़िए, 5% का मतलब 1/20। बोलो हाँ या ना। सर नीचे वाला मान फिक्स मूलधन, ऊपर वाला ब्याज, और मूलधन ब्याज को जोड़ते ही बनेगा मिश्रधन। बोलो हाँ या ना। तो मैं क्या कह सकता हूं, सुनना मेरी बात को प्यार से और गौर से। सर मूलधन 20 का है और 1 रुपया ब्याज जोड़कर मिश्रधन 21 का है, लेकिन सर ये 1 साल का है क्योंकि दर वार्षिक है, दर 5% वार्षिक है, तो 1 साल का रेशियो है। हमें कितने साल का चाहिए, 3 साल का, तो इसका घात 3 कर दो। सर 20 का घात 3 और 21 का घात 3। अब निकालना आना चाहिए ना, घन याद होना चाहिए। 20 का घन 8,000 और 21 का घन 9261, ये याद होना चाहिए। याद नहीं करोगे ना तो पछताओगे पेपर में। ठीक है, अब बताओ हमें मिश्रधन कितना दिया है। सर हमें मिश्रधन दिया है 27,783 और रेशियो कितना है, 9261। सर यहाँ इकाई 3 है, यहाँ इकाई 1 है, तो क्या 3 का गुना कर दे तो ये इकाई 3 होगा, मतलब 3 से गुना करने पर ये वैल्यू कट जाएगा। चाहो तो चेक करो, 3 एकम 3, 6 3 18, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 9 3 27। तो इससे यह 3 बार में कट गया, तो सर ये 3 गुना, तो मूलधन भी 3 गुना, तो सर 8,000 का 3 गुना 24,000। बोलो हाँ या ना। ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट उत्तर। ठीक है भाई, 24,000 क्वेश्चन का क्या है सही उत्तर। लो अगले को देखो, 18 को। अब ये तो क्या है, समय और कार्य वाले एमडीएच वाले क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 20 महिला है और 15 पुरुष है, कितने दिन में कार्य करते हैं, 6 दिन में। एक अकेली महिला पूरा काम 150 दिन में करती है, तो सर महिला को डब्लू ले लेते हैं, तो 20 महिला हो गई, 15 मेल हो गए, और टोटल कितने दिन लगाते हैं, 6 दिन। इनका 6 दिन का काम, और अकेली महिला का, एक महिला का कितने दिन का काम, 150 दिन का काम। चाहो तो एक लिख दो, चाहे तो ना लिख दो, बराबर है। अब क्या करेंगे सर, थोड़ा गुना भाग करेंगे। इनको गुना करते ही 120 औरत, इनको गुना करते ही 90 आदमी, और इनको गुना करते ही, अच्छा ये औरत है ना तो डब्लू लिखोगे ना भाई, अकेली महिला है, अकेली महिला है, तो एक महिला 150, तो आपने कहा 150 महिला। महिला को एक तरफ, पुरुष को एक तरफ, तो पुरुष 90 इधर रहने दो, ये 120 इधर अगर जाएगा 150 में से घटकर 30 हो जाएगा। बोलोगे जी सर थोड़ा सा गुना भाग आता हो, तो सर ये 3 बार और ये 1 बार, तो यहाँ से महिला और पुरुष का रेशियो क्या निकलेगा, 1 और 3। बोलो हाँ या ना। और ये किसका रेशियो निकलता है, क्षमता का। और ये चीज़ तो पढ़ा पढ़ा के यूट्यूब पे भी खूब पढ़ाया है, क्लास में भी खूब पढ़ाया है। बोलो हाँ या ना। अब हमसे क्या करना है, तो सर सबसे पहले टोटल काम निकालना है, टोटल वर्क निकालो। क्षमता के बाद टोटल वर्क निकालो। अब वर्क मैं इससे निकालूंगा तब भी आंसर वही होगा, इससे निकालूंगा तब भी आंसर वही होगा, लेकिन कैलकुलेशन यहाँ कम होगा तो इससे निकालो। एक औरत की क्षमता कितनी है, 3, तो 3 गुना 150 काम हो गया, 3 गुना 150 काम कितना, 750। अब यही काम किससे करवाना है, एक पुरुष से, एक आदमी से 750 काम करवाना है। बोलो हाँ या ना। सॉरी 15 या 45 होगा ना, 450 हो गया, 3 गुना 150 कितना होगा भाई मेरे, 450 होगा। ठीक है, तो यही 450 काम अब एक आदमी से कराना है। एक आदमी की क्षमता 1 है तो 1 का भाग लगाओगे, लगाओ भाग, और बताओ 450 दिन। ऑप्शन नंबर ए, 450 दिन में एक व्यक्ति अकेला उस काम को क्या करेगा, समाप्त करेगा। ठीक है, चलो अगले को देखो, 19 को। 12 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता है। बताओ यहाँ M1 D1, तो इधर क्या M2 D2, यही तो चलाओगे। बोलोगे जी सर। आदमी कितने हैं, 12, दिन कितने लगे, 10। अब काम कितने दिन में करना है, 6 दिन में। कितने और पुरुष चाहिए, तो मान लो x पुरुष और चाहिए, तो अब पुरुष क्या होंगे, 12 + x। सॉल्व करो सर, 6 से सर ये 2 बार, तो इधर तो 20, इधर 12 + x, तो x का मान कितना आएगा, 8। और हमसे यही पूछा कितने और पुरुष चाहिए, और 8 पुरुष चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, ए में।
8 और पुरुष मिल जाएंगे ना, पहले 12 थे अब 20 हो जाएंगे, तो वही काम 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले को देखो 20 को। अब ये बहुपद वाले क्वेश्चन है, बिना फॉर्मूला का कुछ नहीं कर पाओगे। तो फॉर्मूला मैंने क्लास में भी बताया है और यहाँ भी लिखवा रहा हूँ, सबको नोट कर लीजिए। कभी भी ये फॉर्मूला दिख जाए ना, तो इसके लिए दो तरीके होते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों याद रखना। a प्लस बी प्लस सी गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। और इसको जब हम तोड़ते हैं ना, तो इसको तोड़कर एक और नया रूप दे सकते हैं। सर a प्लस बी प्लस सी तो रहने दीजिए, और इस पूरे के जगह लिख सकते हैं 1/2 a माइनस बी का वर्ग, b माइनस सी का वर्ग और c माइनस a का वर्ग। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर डेटा इससे रिलेटेड होगा तो ये यूज कर लो, डेटा इससे रिलेटेड होगा तो ये यूज कर लो। ठीक है, और आंसर को निकाल लो। चलो भाई देखो, अब हमसे कह रहा है कि सर लीजिए, पहले फॉर्मूला लिखना तो जरूरी है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। अपने को क्या पता है फॉर्मूला, सर a प्लस बी प्लस सी आधा a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। क्यों ये वाला फॉर्मूला लिया, क्योंकि यहां मुझे दिख रहा था a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। अरे ठीक है भाई, अब देखो इस पूरे का मान कितना है सर, 405 है, बराबर a प्लस बी प्लस सी का मान तो मुझे निकालना है। ठीक है, आधा को आधा रहने दो, और इस पूरे का मान कितना दिया है सर, 54 दिया है, 54। ठीक है भाई, 2 से काटो सर, ये 27 बार कटेगा। तो मैं पूछूं a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, सर 405 में 27 का भाग लगाइए। अब बताओ 27 से डायरेक्ट काट देंगे, काटो ना, क्या दिक्कत है, 27 से कम 27, 13 और 5 135, 27 पंचे 135, 15 बार में कट जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। अब ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, लेकिन उसमें भी एवरेज वाले क्वेश्चन है। क्या है, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा एक ट्रक 140 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय होती है और अंतिम 30 किलोमीटर की दूरी 60 की चाल से तय होती है, तो ट्रक की औसत चाल बताएं। अब बताओ क्या बोला है, जब भी सर एवरेज स्पीड की बात करें ना, तो ऊपर लिखते हैं कुल दूरी, कि टोटल दूरी कितनी तय हुई, और नीचे टोटल कितने समय में, कुल समय। मतलब तीनों ही यात्रा में टोटल दूरी जितनी होगी उन सबको जोड़ दो, तीनों ही यात्रा में जो समय लगा उन सबको जोड़ दो, भाग लगाओ, एवरेज आ जाएगा। तो मुझे पहले दूरी देखनी है, सर मैं कुल दूरी निकालूंगा, मैं कुल दूरी निकालूंगा। क्या क्या, सर पहले 140 की दूरी हुई, ठीक है, फिर 20 किलोमीटर की दूरी हुई, अच्छी बात है, और फिर 30 किलोमीटर की दूरी हुई, अच्छी बात है। इन सबको जोड़ा सर, टोटल 190 किलोमीटर की दूरी हुई। इसमें कोई दिक्कत दुविधा हो तो बताओ। पहले 140 किलोमीटर की दूरी, फिर 20 किलोमीटर की दूरी, फिर 30 की। अच्छा, अब कुल समय निकालना पड़ेगा। तो सर सबका समय निकालना पड़ेगा, बोलोगे जी सर ये तो करना पड़ेगा। तो सर पहले वाले केस में बताओ, दूरी कितनी तय हुई, 140, चाल कितना है सर, 35। तो समय कैसे निकालते हो, दूरी बटा चाल। तो पहले वाले केस में समय क्या होगा, तो सर 140 की दूरी और 35 के चाल से, तो यही समय होगा, प्लस दूसरे वाले केस में कह रहा है कि 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय हो गई। तो दूसरे का समय तो डायरेक्ट पता है 30 मिनट, तो इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। तीसरे वाले केस में कह रहा है 30 किलोमीटर की दूरी कितने की चाल से, 60 की चाल से, तो दूरी में चाल का भाग समय। अब कॉस सॉल्व करो, 35 का ये 4 गुना हो गया, तो आपने कहा 4 घंटे यहां लगे, 30 मिनट यहां लगे, और सर इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये आधा घंटा, तो आधे घंटे को मैं 30 मिनट लिख सकता हूं, क्योंकि 1/2 घंटे का मतलब आधा होता है, आधा मतलब 30। तो टोटल टाइम कितना, 4 घंटे 30 मिनट और 30 मिनट, टोटल 5 घंटे हो गए। तो बस दूरी सर 190,
टोटल समय 5 घंटे का, काटो 5 से, 5 तिहाई 15 और 5 अठू 40, 38 है क्या? एवरेज स्पीड क्या होगा? 38। देख लो एवरेज स्पीड क्या होगा? 38। क्लियर है? तो कभी भी औसत गति निकालना हो तो टोटल दूरी निकाल के ऊपर लिखो, टोटल समय निकाल कर नीचे लिखो, भाग लगाओ, औसत दूरी को लाओ। चलो भाई अगले को देखो, 22 नंबर। अब ये आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पे है और ये बहुलक वाला क्वेश्चन है। बताओ बहुलक का फॉर्मूला क्या पढ़ाया है, मोड क्या पढ़ाया है? बहुलक को अंग्रेजी में मोड कहते हैं। सर L प्लस गुने में F1 माइनस एफ नॉट बटा 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 और गुना में क्या सर? H। बोलो हाँ या ना। अब ये वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं ये भी बता रखा है। सर वैल्यू डिसाइड करने के लिए बारंबारता को देखो, फ्रीक्वेंसी को। सर सबसे ज्यादा मान किसका दिख रहा है? 37। तो इसको इस तरीके से कलर कर लो, इसको इस तरीके से चिन्हित कर लो, इस वाले में सब देखना है। ठीक है, अब इसकी जो बारंबारता होगी ये तो F1 हो जाएगा, इससे जस्ट पहले वाला F0 हो जाएगा, इसके जस्ट बाद वाला F2 हो जाएगा, और इसका जो वर्ग अंतराल है जिसमें छोटा मान है ये L हो जाएगा, और इन दोनों का जो अंतर है जो कि कितना है 160 और 165 का 5, वो H होगा। बस वैल्यू कर लो। सर बहुलक हमें 165 दिया है, निम्न ऊंचाई कितनी है? सर निम्न कितना वर्ग है? तो सर L का मतलब क्या होता है? न्यूनतम वर्ग। तो न्यूनतम वर्ग अंतराल कितने का है? सर 160 का है। F1 कितना दिया है? सर F1 37 है। F0 कितना है? सर 26 है। अच्छा, F1 का 2 गुना करना है, 37 का 2 गुना 74 होता है। F0 26 है और F2 x है, और गुना कितना? H का मान 5। ठीक है, ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि जो सबसे बड़ा मान होता है वही F1 होता है, इससे जस्ट पहले F0, इसके जस्ट बाद F2, और इसी वाले जो F1 होता है उसी वाले को लेते हो तो इसके में जो सबसे न्यूनतम मान होता है वो L होता है, और इन दोनों का जो अंतर होता है वो H होता है। चलो सॉल्व करो। सर 160 प्लस का इधर माइनस का आएगा, तो 160 165, 160 में से 165 में से 160 घटाओगे 5 बचेगा ना, समझ गए ना? प्लस का 160 इधर माइनस का, तो 160 165 माइनस 160 5। इनको सॉल्व करो, 37 में से 26 घटा दो तो 11। ठीक है, बटा सर 74 में से 26 घटा दो तो 14 में से 6 घटेगा 8, और 6 में से 2 घटेगा 4 माइनस x, और गुना में कितना चल रहा है? सर 5। सर ये 5 से 5 कट जाएगा एक बार, तो इधर मेरे पास 1 बचा, इधर 11 बटा 48 माइनस एक्स बचा। बोलो सरल करेंगे तो 48 माइनस एक्स बराबर 11, तो x का मान क्या होगा? 48 माइनस 11, कहने का मतलब 37। ठीक है, 37 क्या होगा क्वेश्चन का सही उत्तर। हालांकि इसको डायरेक्ट लॉजिक से भी सोच सकते हो कि सर अगर बहुलक 165 दिया है मतलब 165 बहुत बार आया होगा, और जब हम सॉल्व करते हैं तो जो सबसे ज्यादा मान होता है उसी को तो F1 लेते हैं, तो जो यहां मान होगा वही मान यहां आएगा, ये भी फिक्स है। ऐसे किसी क्वेश्चन में आप चेक कर लेना। ठीक है, चलो अगले को देखो, 23। अब ये तो सिंपल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको बता रखा है a प्लस बी प्लस सी का, ये सब बहुपद है, बहुपद के गुणनखंड वाले क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुना ए बी सी और सी ए, ये फॉर्मूला याद रखना है, आंसर आएगा। चलो अब करते हैं सॉल्व। सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुना ए बी गुना बी सी गुना सी ए। अरे बोलो हाँ या ना, बोलोगे जी सर। वैल्यू पुट कर दो अब जिसका दिया है, a प्लस बी प्लस सी का मान 16 दिया है, 16 का स्क्वायर, इसका मान मुझे 90 दिया है, 90 प्लस 2, और इसका मान हमें निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है भाई, अब सॉल्व करो। सर 16 का स्क्वायर 256 होता है, ये प्लस का 90 इधर माइनस का 90 बराबर 2 गुना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब बताओ इनको घटाओ, तो सर 6 होगा, 15 में से 9 घटाओगे तो 6 होगा। ठीक है, और ये 1 होगा, और यहाँ 2 गुना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो सर 2 से इसको काट दो, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 83 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, आसान था। ये सब क्वेश्चन किसके हैं? बहुपद के गुणनखंड वाले। चलो आगे देखो 24। जीसीडी निकालना है। जीसीडी को आप क्या कहते हो? एचसीएफ। ठीक है, उससे पहले ये जो द्विघात समीकरण दिया है ना, या फिर आप बहुपद कह लो, इस बहुपद को तोड़ना पड़ेगा। अब तोड़ने का तरीका मैंने इससे पहले वाले क्लास में भी सिखाया था, अब भी सिखा रहा हूं। एक ये वैल्यू है और दूसरा वैल्यू है x का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6। अब तोड़ने का तरीका क्या है? तो देखो, सबसे ज्यादा पावर कहाँ दिख रहा है? सर यहाँ दिख रहा है। इसके बगल में देखो कुछ है? नहीं, एक है। इसका गुना इससे करो, तो सर गुना करने पर 3 आना चाहिए। कैसे 3? ये प्लस का 3 और यहाँ 1 होगा तो वो प्लस का होगा, तो 1 गुना 3 प्लस का 3। अब जोड़ने या घटाने पर या तो जोड़े या फिर घटाएं, और घटाने पर क्या आना चाहिए? ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसके बगल में क्या है? 4। 4 नहीं, माइनस का 4, तो माइनस 4 आना चाहिए। सेम रूल यहाँ लगेगा। सबसे अधिक पावर कहाँ है? तो इसका है। तो x के ऊपर 4 के बगल में क्या है? कुछ नहीं, 1। तो 1 में 6 नहीं, माइनस 6 है। तो गुना करोगे तो क्या आएगा? सर माइनस का 6 आएगा। जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? तो सर इसके पावर में क्या है? एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है? कुछ नहीं है, तो 1, और माइनस है तो माइनस का 1 आना चाहिए। अब क्या करना होता है? बस अब एक लाइन और करना होता है, सोचना होता है। क्या सोचना होता है? ये कि ऐसी कौन सी दो संख्या लें जिसको गुना करने पर तो 3 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर -4 आ जाए। तो बताओ क्या होगा? मैं अगर 3 और 1 ले लूं, सुनना मेरी बात को, मैं एक एक करके सोचता हूं। तो 3 गुना 1 3 आ जाएगा, और प्लस का भी आ जाएगा। लेकिन 3 में मैं 1 जोड़ूंगा तो 4 आएगा, लेकिन ये 4 किसका आएगा? प्लस का, जबकि हमें किसका चाहिए? माइनस का। तो मैं कहूं कि सर -3 ले लूं और -1 ले लूं, क्योंकि -3 -1 गुना करूंगा प्लस का 3 हो जाएगा, और -3 -1 माइनस का 4 आ जाएगा। बोलोगे जी सर, यहां भी सोचना पड़ेगा। ऐसे कौन सा दो मान लिया जाए गुना करने पर -6 और जोड़ने घटाने पर -1? तो मैं सोचूंगा 3 और 2 पहले, 3 दूनी 6, लेकिन 3 और 2 जोड़ूंगा तो 5 आ जाएगा, हमको लाना है -1। तो मैं ऐसा कह दूं, माइनस का ये और प्लस का ये। बोलो हाँ या ना। अब बताओ, -3 + 2 माइनस का 6, -3 में +2 करेंगे तो -1। बस हो गया, सॉल्व के कर लो। अब कुछ नहीं करना। सर एक्स स्क्वायर का सॉरी इसमें मिनिमम पावर कितना है? x4 के बाद कितना है? एक्स स्क्वायर है। तो आप लिखो एक वैल्यू x² -3, एक वैल्यू लिखो x² -1, यहाँ लिखो x² -3, और यहाँ लिखो x² + 2। एक्स स्क्वायर क्यों लिया है? तो हमें ये वाला वैल्यू देखना होता है। सुनना मेरी बात को, ये a होता है, सुनना, इसको मैं लिख देता हूं अच्छे से। ये जो मैक्सिमम पावर होता है ना, इसके बगल वाला मान a होता है। जिस पे कोई पावर नहीं होता ये मान c होता है, और जो इन दोनों के बीच में जिसका पावर होता है ये b होता है। तो b के बगल में जो वैल्यू है ना वही लेना होता है। b के बगल में अगर x² है तो x² -3, अगर यहाँ x होता तो x -3 लेते हैं। अगर यहाँ b होता, मान लो b² होता तो यहाँ b² ले रहे होते। मान लो यहाँ b होता तो b ले रहे होते। ठीक है, इसके बगल में जो मान होता है वही वैल्यू लेना होता है। ठीक है, अब मुझे इसका क्या निकालना है? HCF या फिर GCD। कैसे निकालते हैं? तो दोनों में जो कॉमन हो वही। तो दोनों में कॉमन का मतलब जो दोनों में होना चाहिए। ये वैल्यू यहाँ भी है, ये वैल्यू यहाँ भी है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है? x² -3। तो यही मेरा HCF होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, चलो अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 25। अब ये साझा का क्वेश्चन है, ये साझा का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक धनराशि ABC में 9, 6 और 11 में बांटा गया। ए अपने हिस्से से सी को 500 रुपये दे देता है। तो ABC के हिस्से का अनुपात क्या होता है? 4, 3, 6 होता है। तो बी और सी के मान देखो, सुनना, शुरुआत में ABC ये है, बाद में ABC ये है, और ए किसको दे रहा है? सी को। कितना दे रहा है? 500 दे रहा है। मतलब ए के हिस्से से 500 कम कर दे और सी के हिस्से को दे दे। यही तो कहना चाह रहे हो। मैंने तुम्हें 500 दिए तो मेरे से 500 कम होंगे, आपके में 500 बढ़ जाएंगे। यही तो कह रहे हो, तो बस वही करो। तो चूंकि ए और सी की बात हो रही है तो यहां से भी ए लो और सी लो।
तो ए कितना है 9 है तो मैं 9x ले लूं, और सी कितना है 11 है तो मैं 11x ले लूं। अब कह रहा है ए अपने हिस्से से 500 सी को देता है, तो अपने हिस्से से 500 कम करेगा और सी को दे देगा 500। बोलोगे जी सर। तो अब ए और सी का रेशियो क्या होता है, अब ए 4 है और सी कितना है 6 है। सर ए 4 है और सी कितना है 6। बस सॉल्व कर लो, एक्स का मान निकाल लेंगे। मुझे बताओ, गुना करा सर, काट लो पहले तो 2 बार, और ये कितनी बार 3 बार। 3 से काटो, 9 3 27x, माइनस कितना सर 1500, 11 दूनी 22x, प्लस कितना सर 1000। 2 से इधर गुना किया। अब बताओ, ये प्लस का 22 है, इधर माइनस का 22 होगा, तो 27 में से 22 घटेगा 5x, और ये माइनस का 1500 इधर प्लस का 1500 होगा, तो सर 2500 हो जाएगा। बोलोगे जी सर। x का मान क्या लिख दे 500। बोलो हाँ या ना। ठीक है। अच्छा सर, x का मान 500 आ गया, मतलब इस अनुपात का मान 500 आ गया। हमसे क्या पूछ रहा है, b और c के आरंभिक हिस्से का योग। तो आरंभ शुरुआत में b कितना है, सॉरी b कितना है 6 और c कितना है 11। तो शुरुआत में b कितना है 6x, c कितना है 11x, तो टोटल कितना हो गया 17x। बोलो हाँ या ना। और हमारे पास x का मान कितना है सर 500 है। 17 पंचे 8500। सर शुरुआत में ये कॉमा है, शुरुआत में बी और सी के हिस्से का योग कितना था 8500 रुपया था। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन मॉक नंबर 3 के कंप्लीट होते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।